होने के साथ साथ आप 4 बार लगातार यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं और साथ ही आप एक साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं। आपसे बात करने में हमें बहुत आनंद आएगा और आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा भी मिलेगी। तो चलिए स्वागत करते हैं और मोतीलाल जी से आपकी मुलाकात करा रही है स्मिता। तो चलिए चलते हैं सेगमेंट शख्सियत में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट स्मिता और मैं आज आपको एक खास शख्स से रूबरू करवाने वाली हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सेगमेंट पे हम हमेशा आपको एक खास मेहमान से मिलवाते हैं और उनके जीवन को हम जानने की कोशिश करते हैं और कहीं कुछ पलों को छूने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज आपको हम ऐसे एक खास शख्स से रूबरू कराते हैं जो हमारे साथ आज मौजूद है। वैसे तो हमारी आज की शख्सियत कवि भी है, लेखक भी और सामाजिक विचारक भी वो। इसके अलावा उनका 4 बार पीएससी में चयन हुआ है और आज वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम भी कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से आज हम बात करते हैं और उन्हीं की जिंदगी को उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है। हमारे आज के खास मेहमान मोतीलाल आलम चंद्र जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बचपन की। आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? मेरा जन्म एक्चुअली मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर में छोटा सा गांव है, ग्राम बहेरिया में हुआ था 1982 में। मेरे पिताजी कृषि कार्य करते हैं, माताजी गृहिणी है। मेरी प्राथमिक शिक्षा ग्राम के ही स्कूल में, शासकीय स्कूल में हुई। 6th क्लास के बाद फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन होने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय क्रिया देवत जिला अशोकनगर में मैंने 6th से 8th क्लास तक शिक्षा ग्रहण की। 9th क्लास के लिए मैं एक्चुअली नेशनल इंटीग्रेशन स्कीम होती है एक जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो जवाहर नवोदय विद्यालय जिला तुमकुर कर्नाटक स्टेट में मैं पढ़ा हूँ 9th क्लास। फिर 10th क्लास की दोबारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्रिया देवत से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 10th अपीयरिंग में एक रेलवे का कोर्स हुआ करता था जो आजकल बंद कर दिया है, वोकेशनल कोर्स ऑन रेलवे कमर्शियल VCRC, जिसमें प्रत्येक रेलवे 40-40 स्टूडेंट्स लेती थी और उनके चयन के उपरांत 11th 12th प्लस रेलवे की ट्रेनिंग वो साथ में करवाते थे। इसी ट्रेनिंग के सिलसिले में मैं मुंबई गया। 11th और 12th एक्चुअली मेरी सेठ DGT हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज मुंबई से है। 12th मेरी 2000 में कंप्लीट हुई और 2000 में मैं 18 साल का हो गया था। जैसे 18 साल की मैंने उम्र कंप्लीट की, मेरी पहली पोस्टिंग रेलवे में महाराष्ट्र के एक जिला है जलगांव, तहसील पचोरा में रेलवे स्टेशन पर एज ए टिकट कलेक्टर के पद पर मैं पदस्थ हुआ। पचोरा में लगभग मैं 2 साल रहा। 2 साल के बाद मैं मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में खंडवा रेलवे स्टेशन पर एज ए टिकट कलेक्टर और वहां पर ही रेलवे में एक प्रमोशन लेकर चल टिकट परीक्षक के पद पर पदस्थ रहा। 2006 में मैंने रेलवे को रिजाइन कर दिया। 2000 PSC 2003 के मेरा चयन हो गया था सहकारिता विस्तार अधिकारी। मेरी पदस्थापना जिला गुना में हुई। जिला गुना पहुंचने के बाद सहकारिता विस्तार अधिकारी चंदेरी राम है। 2 साल वहां जॉब करने के बाद दोबारा मैंने PSC फाइट की तो मेरा चयन आबकारी उपनिरीक्षक मध्य प्रदेश शासन में हुआ और लगभग 2 साल में जिला छतरपुर में पदस्थापना रही मेरी। जिला छतरपुर के बाद मेरा नया चयन PSC के द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के द्वारा एज ए नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ और एज ए नायब तहसीलदार मैं जिला अनूपपुर में लगभग 1 साल पदस्थ रहा। 1 साल बाद मेरा वहां से स्थानांतरण होता है। मैं 3.5 साल विदिशा रहा। वहां से के बाद मेरा नई पदस्थापना जिला भोपाल में रही। 2013 से 2016 तक 4 महीने मैंने अपनी सेवाएं उज्जैन सिंहस्थ में भी दी। उसके बाद लगभग मैं जिला सीहोर में छोटी तहसील है श्यामपुर, यहाँ लगभग मैं 2016 से जुलाई 16 से यहाँ पदस्थ हूँ एज ए तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर। सर इतनी सारी जगह आपने काम किया, यहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा था? क्योंकि उज्जैन की बात कर लूँ, विदिशा की बात कर लूँ, तमाम जगह की बात कर लूँ, अनूपपुर की बात कर लूँ, सिंहस्थ में आपकी ड्यूटी रही, वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा? कैसा रहा था वो वक्त?
सभी जगह का अनुभव अलग अलग रहता है, जगह विशेष का अनुभव अलग होता है, दायित्व अलग अलग मिलते हैं, लोग अलग अलग होते हैं, हमारी भाषा में भी थोड़ा परिवर्तन होता है, रहन सहन में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। तो हर जगह अच्छे अनुभव मिले मुझे, जहां भी गया अच्छे अनुभव शेयर किए मैंने, पब्लिक से भी रूबरू होने का मौका मिला, सभी अनुभव अच्छे हैं। सर अमूमन देखा जाता है कि तहसीलदार के लिए जो बातें की जाती हैं कि वो काम में थोड़ी सी सुस्ती बरतते हैं, जनता कभी उनसे खुश नहीं रहती, ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, एक्चुअली ये भ्रम है जनता में। तहसीलदार के पास इतनी ज्यादा वर्कलोड होता है, इतनी ज्यादा जवाबदारियां होती हैं कि हर जवाबदारी जनता के मुताबिक तो आप उसको पब्लिक को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते तहसीलदार भी विधि विधान से बंधा हुआ रहता है, और जो नियम उसके लिए तय होते हैं, मापदंड तय होते हैं, उन्हीं मापदंडों में तहसीलदार अपने कार्य करता है। जो ऐसा सोचते हैं कि कार्य नहीं होते हैं, कई बार होता है कि वो अपने मुताबिक कार्य करते हैं, जो विधि अनुरूप नहीं होते होंगे, तो हो सकता है पब्लिक की फीलिंग ऐसी आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तहसीलदार पूरा समर्पित पद है, जनता के लिए पूरा समर्पित पद है। कई जगह मैं रहा हूँ कई डिपार्टमेंट में, लेकिन जितना तहसीलदार पब्लिक के लिए समर्पित है, उतना शायद दूसरे डिपार्टमेंट उतने समर्पित नहीं होते हैं, या उतनी जवाबदारियां, उतना उनके पास विस्तृत ब्यौरा जनता का भला करने के लिए नहीं होता है जितना तहसीलदार के पास होता है। सर कई बार ये होता है ना कि विरोध का सामना भी हमें जनता का करना पड़ता है, काफी गुस्सा होती है पब्लिक, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा एक्चुअली विरोध क्या है, जनता है, एक्चुअली लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का। जनता जो चाहती है उस मुताबिक काम नहीं होता है, तो जनता अपना शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक देश होने के नाते व्यवस्था है, वो अपना विरोध जता सकती है, और जो विरोध उनके सही होते हैं वो उसको मान्य भी किए जाते हैं, और जो विरोध यदि नियम सम्मत नहीं होते हैं तो उस पर उसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जनता का विरोध उतना नहीं होता जितना मेरे ख्याल से दिखाया जाता है या पब्लिक को फील कराया जाता है। पब्लिक में उतना आक्रोश नहीं होता। जनता का आज भी तहसीलदार पद के प्रति आज भी गरिमा है। जब वो हर जगह से परेशान हो जाता, जब अंत में तहसीलदार के पास जरूर आता, उसका कोई सोल्यूशन निकाला है, और तहसीलदार सोल्यूशन निकालता भी है, उसकी अधिकारिता भी विस्तृत है। तो तहसीलदार के प्रति, उसके पद के निष्ठा के प्रति पब्लिक की आस्था आज भी है। पब्लिक आज भी आती है कुछ सोल्यूशन लेने के लिए। सर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी से काफी प्रेरित रहे हैं, बचपन से आप बहुत ज्यादा उनकी चीजें आपने पढ़ी है, आपने मंथन किया है, आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली जब मैं 3rd क्लास या 4th क्लास में था, जब समाज ने मुझे एहसास कराया कि आप जहाँ पैदा हुए हो वो शायद निम्न क्लास है या निम्न जाति है, तो वहां से फिर मुझे प्रेरणा मिली कि ऐसा क्यों। और जब आप सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं ऐसा क्यों, तो सबसे पहले अम्बेडकर का नाम आता है। तो फिर मैंने अम्बेडकर साहब को पढ़ा, काफी गहराई से पढ़ा। तो पढ़ा तो ये पाया उनके साथ ये पहले हो चुका था, जो मेरे साथ घटनाएं घट रही थी या हो रही थी, उनके साथ भी पहले घटनाएं घट चुकी थी। या आप मुंबई की घटना देखें या आप गुजरात की घटना देखें, उनको रूम से बाहर निकाल देना। इवन उस समय क्वालिफाइड पर्सन थे वो, मेरे से पढ़ लिख कर आए हुए थे। या जब वो जॉब किए गायकवाड़ रियासत में, तो उनके अधीनस्थों द्वारा, जो पीओन द्वारा, उनको इवन गिलास का पानी भी नहीं देना। बाद में उन्होंने उस जॉब को छोड़ा। तो जो घटना मैंने देखी छोटी सी उम्र में, तो पढ़ा तो लगा कुछ वो सेम ही जो अम्बेडकर साहब के साथ घटता था वो आज भी प्रचलन में है, उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई। तो मैं अम्बेडकर साहब के बाद प्रेरित हुआ, वो किस तरह शिक्षा से आगे बढ़े, तो वो मैंने भी सोचा कि मैं भी अम्बेडकर साहब जैसा कुछ करूं। तो उनका जो ड्रेस कोड है, उनको स्टडी है, उससे मैं काफी प्रभावित था। और उन्होंने जो समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए जो कार्य किए, वो वाकई अतुलनीय है। उनके समकक्ष हम आज की स्थिति में किसी को खड़ा नहीं कर सकते। सर आप कवि भी हैं, बिल्कुल। अब थोड़ी सी कविताओं की तरफ और साहित्य की तरफ हम लोग करते हैं। ये तो आपकी इंस्पिरेशन की बात है, लेकिन अब मैं आऊंगी आपकी कविताओं पर। आप कवि भी हैं जी, आपने कई सारी कविताएं भी लिखी। बिल्कुल लिखता हूँ मैं। आप लेखन भी करते हैं, और आपने समाज के ऊपर भी कई सारी चीजें लिखी है, समाज की सोच को बदलने की आपने कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले आपकी कुछ कविताएं मैं सुनना चाहती हूँ। मैं कविता सुनाने से पहले थोड़ा आपको जवाब दे दूंगा। आपने वर्ड यूज किया मजबूर किया, एक्चुअली मुझे मजबूर नहीं किया, मुझे मजबूत किया, और इतना मजबूत किया कि मैं लिखूं।
जो लिखता है वो बहुत मजबूत भी होता है, कमजोर आदमी नहीं लिख सकता। तो आपने मैम कविता की डिमांड की है, तो एक मैं सामाजिक स्त्री विमर्श के ऊपर एक कविता सुनाना चाहूंगा जो हमारे देश की काली सच्चाई रही है। जब मैंने सुना, एक्चुअली हमारे देश में एक राज्य है केरल, 200 साल पहले वहां पे एक त्रावणकोर राजशाही चला करती थी। राजशाही कर 1947 तक रही है, 1947 के पहले ही वहां राजशाही रही। तो वहां पर एक टैक्स हुआ करता था, ग्रीस टैक्स, स्तन कर। मलयालम लैंग्वेज उसका नाम था मुलक्करम। जब मैंने टैक्स पहली बार वर्ड सुना, ब्रीस टैक्स, मैं तो अंदर से हिल गया, ये क्या चीज। आज के जमाने में 21वीं सदी में ये वर्ड हम सुन लें तो ये तो वास्तव में हमें विश्वास भी नहीं कर सकते कि इस तरह का कोई टैक्स रहा होगा, वो भी भारतीयों द्वारा लगाया गया, भारतीय लोगों के, महिलाओं के ऊपर। तो उसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी मैम, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आत्मकांत कविता है, कोशिश करता हूं, इतना बड़ा कवि नहीं हूं मैं। ब्रीस टैक्स इसका मैंने टाइटल दिया था, ब्रीस टैक्स स्तन कर मुलक्करम। स्तब्ध हो गया सुनकर स्तन कर, 200 साल पूर्व तक जो प्रचलन में था, त्रावणकोर की राजशाही ने थोपा था तुम पर नंगेली। नंगेली महिला का नाम था जो क्रांतिकारी महिला हुई, और तुम भी बागी हुई, ना कर दिया ना ये स्तन सार्वजनिक किए, गरीबी की मार भी ना डिगा पाई तुम्हें, ना हिला पाई अंधी राजशाही। रोज आते रहे अफसर स्तन कर मांगने, होती रही हरास जब रहा ना गया एक दिन, हद हो गई इम्तिहान की तो सौंप दिए दोनों स्तन, काट कर हंसली से केले के पत्ते पर बंद आंखें खोलने के लिए, जो बीमार मानसिकता में धसी थी और कोड़ियां लेती थी जाति विशेष प्रजा से उभार ढकने के एवज में। मुलक्करम स्तन कर ब्रीस टैक्स, कैसा बर्बर कर था जो अंधी सत्ता ने तुम पर थोपा था, हंसली से कैसे काटे होंगे मांस के लोथड़े, और केवल इसलिए कि तुम्हारे पास धन नहीं था तन ढकने का कर देने के लिए। तुम महान हो नंगेली, स्त्री गरिमा की पहचान हो, जिसने आबरू उघाड़ने से बेहतर अपने हाथों से नष्ट करना उचित समझा। तुमने कितनों को सांस दिया होगा, भले ही स्तन के रास्ते सारा रक्त बह गया होगा, लेकिन अटक रहा तुम्हारा सांस छाती छलनी होने के बाद भी। छलनी छाती से कितनी रक्त की पिचकारी निकली होगी, छाती भी चीखी होगी, पर ना सुनी होंगी तुम्हारी चीखें उस बहरी राजशाही ने, जो बहरे गूंगे अंधे थे किताबी बीमारू ज्ञान से। आज 200 साल बाद भी तुम जिंदा हो नंगेली, उस पावन भूमि चैरथला में, असंख्य महिला बरादरी में जो लड़ती हैं अपने हक की लड़ाई और बहाती हैं लहू दूध उतरने के रास्ते से। मैं बहुत बेचैन था देखने उस पवित्र भूमि को जहां तुमने 2 सदी पूर्व कुर्बानी दी थी महिला अस्मिता की लड़ाई में। चेरथला की भूमि में आज भी तुम दफन हो, भले ही तुम्हारी पूरी लड़ाई की अग्नि को बुझा दिया गया है, क्योंकि तुम शोषण से उपजी थी, तुम थी झावा और अपने आप को मानव समझ बैठी थी। मुलक्करम ब्रीस टैक्स स्तन कर, नाम अलग भाषा अलग पर आशय एक था, उभार ढकने का कर। जिसे तुमने नष्ट किया, आंखें दी उन अंधों को जिसने यह थोपा था, सत सत नमन तुम्हें जो तुमने महिला अस्मिता की अलग जगाई। धरती तो सुंदर है केरला, लेकिन एक काला और क्रूप मन कहां से आया होगा, जब तुम पर यह कर थोपा होगा कि तुम स्तन भी ढको तो कर दो, और कर ना दे सको तो स्तन सार्वजनिक रखो। कूप मंडूक बीमार मानसिकता जो कभी सत्ता में थी, जो केवल राजनीतिक नहीं अधार्मिक भी थी। तो चलिए, ये तो होगी आपकी कविता की बात, साहित्य की बात, लेखन की बात। अब आपके परिवार की बात करते हैं। आपके लिए ये भी आपकी खासियत रही है, और ये आपकी खासियत है कि आपने जब शादी की थी तो आपने अपनी शादी में दहेज नहीं दिया था।
आप उस प्रथा के खिलाफ हैं। जी, मैं एक्चुअली समाज में व्याप्त हर कुरीति के खिलाफ हूँ, चाहे वह स्त्री अस्मिता की लड़ाई हो या सामाजिक सरोकार की लड़ाई हो। मुझे कोई भी कुरीति जो मानव में भेद करे या मानवता को कुचले, इस सारी कुरीतियों को मैं विरोध में हूँ। इसलिए जब मैंने शादी की, जब मेरे पास मौका आया कि इस प्रथा में कुछ मैं अपना योगदान कर सकता हूँ, तो मैंने जब शादी की तो मैंने दहेज रहित शादी की। और मैंने अपने ससुर जी को कह दिया था कि फूटी कटोरी भी नहीं रखी होना चाहिए, और उन्होंने बात भी मानी। और मैंने समाज को संदेश दिया कि जब आप सक्षम हो तो आपको दहेज त्यागना होगा, और आपको दहेज एक्चुअली खुद स्वयं से त्यागना होगा। पहले आप स्वयं त्यागें, तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करें। जब खुद लेंगे ही नहीं, लड़की वाला अपने आप देना बंद कर देगा। लेकिन जब हमारी समाज की बड़ी दोहरी नीति है, जब लेने की बारी आती है, जब वो बड़ा शांत हो जाता है कि आने दो। जब बेटी की शादी होती है, देने की बारी, जब वो उसका अपोजिशन करता है कि दहेज नहीं होना चाहिए, फिर दोहरी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप गांव से भी काफी प्रभावित रहे हैं, आपने उसके ऊपर भी कुछ कविताएं लिखी हैं, उसमें से एक हम सुनना चाहेंगे। जी, ये कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक्चुअली गांव में मेरा जन्म ही हुआ है, पूरा जुड़ा ही गांव से, और नौकरी भी गांव की है। ये इत्तेफाक है आपके लिए। इत्तेफाक है। बचपन के ऊपर एक कविता है, गुम गया बचपन। गुम गया बचपन गांव की धूल खेत की मिट्टी में, मिट्टी के खिलौने बनाने और मिटाने में, बेटे को अच्छे स्कूल भेजने की आस में, 2 वक्त की रोटी जुटाने में, गांव की चौपाल में ऊपर बैठने की चाहत में, बिना डरे बिना सहमे समता की बिसात पर, पसेरी भर गेहूं में, दिन भर खेत की दिहाड़ी में। शिक्षा जब तक न ठहरेगी झोपड़ी में, समता न बिठा पाएगा तू चौधरी की खोपड़ी में। जैसे ठंडक में चमड़ी ने ठिठुरना छोड़ दिया, तू भी अभावों का गीत मत गा। भाव ला लड़ने का, अभाव पर विजय पाने का, अभाव पर विजय पाने का। क्या बात है मोतीलाल जी, बड़ी खूबसूरत कविता है। मतलब पूरी जो आपका बचपन रहा है, जो चीजें आपने गांव में अपने बिताई है, जो पल आपने बिताए, आपने उन्हें पूरा शब्दों में पिरो कर एक कविता के रूप में सामने रख दिया है। वाकई बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छे आपके शब्द रहे हैं। वाकई बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। आपने हमारे साथ इतना वक्त बिताया, आपने अपने जीवन के बारे में हमें इतना कुछ बताया, समाज में फैली कुरीतियों के लिए आप किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से आप कितना इंस्पायर हुए। वाकई ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे समाज को एक दिशा देती है, और इसे बदलने की आज वाकई जरूरत है। आप आज हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इतनी सारी हमसे बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से यदि हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और अपने फोकस यानी कि जो मंजिल है उस पर फोकस करते रहेंगे, तो आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति जरूर ही होगी। मोतीलाल जी से आप सभी ने अवश्य ही प्रेरणा ली होगी, तो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अंबेडकर जी को भी वो बहुत फॉलो करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो यदि आप भी किसी से प्रभावित होते हैं तो उनके बताए हुए नियमों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में सफलता जरूर ही मिलेगी। क्या कहेंगे स्मिता? बिल्कुल मोनिका, जब मैं उनसे मिली थी वाकई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उनसे मिलकर। वाकई मुझे लगा कि हाँ, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मार्गदर्शन की बात करते हैं, और जो बातें की जाती हैं उन्हें फॉलो भी वो करते हैं। वाकई उनके साथ मिलना, उनसे जो वक्त था वो बिताना मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम भी रहा है, और यदि आपके जीवन में आपने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होता है ना, तो सफलता जब आपको मिलती है उसकी खुशी एक अलग ही होगी, जो मोतीलाल जी के चेहरे पर हम सभी देख पा रहे थे। तो भाई शख्सियत से तो आज आपकी मुलाकात हो गई है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी खासियत अभी भी बाकी है। बने रहिए अपने मनपसंद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी में। ये